तो प्रैक्टिस सेशन 4 कॉस्टिंग वाला पार्ट में आपका स्वागत है। अकाउंट्स के सारे चैप्टर हमने सल्टा दिए, जितने क्वेश्चन मैंने कराए वो तो करवा ही दिए, कुछ मैंने क्लास में भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए थे, आप घर पे प्रैक्टिस भी कर रहे हो, टेस्ट भी आपको देना है, तो मिला के यूल बी प्रैक्टिसिंग प्रॉपरली। प्रैक्टिस सेशन 4 में हम लोग कॉस्टिंग डिस्कस करेंगे। एक बात पहले ही बोल दूं, इस सेशन में मैंने थ्योरी क्वेश्चंस को ज्यादा कवर किया है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कॉस्टिंग पार्ट में थ्योरी को लेकर होता है। प्रैक्टिकल में तो एक ही चीज है, कॉस्ट शीट, और वो कॉस्ट शीट आपने बहुत सारे क्वेश्चन जब मेरी क्लास की होगी तब किए होंगे, मैंने पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कराए होंगे तब किए होंगे। तो आई विल बी डिस्कसिंग मोर थ्योरी क्वेश्चंस देन दी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन दिस पार्ट। आई विल ऑल्सो बी गिविंग यू सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन द ग्रुप और ऑन दी नवीन क्लासेस ऐप, आप वहां से चेक कर लेना। बट अभी हम लोग का मेन मुद्दा है थ्योरी क्वेश्चन। तो ये फटाफट सेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब शुरू किया कब कंप्लीट किया। चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको बताना है। स्टेटमेंट शोइंग ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट, कौन से स्टेटमेंट में कॉस्ट का पूरा ब्रेकअप हम लोग दिखाते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। सारे बच्चों का आंसर एक ही आ रहा है सर, आप ऑप्शन दिखाओ मत दिखाओ सर, कॉस्ट शीट आंसर है। वेरी गुड, द आंसर इज करेक्ट, ए कॉस्ट शीट, ए कॉस्ट शीट। क्वेश्चन नंबर 2, कैरेज आउटवर्ड इज अ पार्ट ऑफ, हम लोग बहुत सारे कॉस्ट को बहुत सारे पार्ट में बांटते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट, रॉ मटेरियल, लेबर, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मेरे को बताओ ना, कैरेज आउटवर्ड किसका पार्ट है? कैरेज आउटवर्ड। वेरी गुड, सारे बच्चे आंसर देख रहे हैं बिना देखे, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। मैं ऑप्शंस आपके सामने रख रहा हूं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइम कॉस्ट। सारे बच्चों ने आंसर दिया सर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी 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 गुड, कैरेज आउटवर्ड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। अब सुन ध्यान से, एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, मान लो मैं दो ऑप्शन अलग अलग कर दूं, सेलिंग ओवरहेड अलग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अलग, तब आंसर क्या होगा? मान लो मैंने क्वेश्चन चेंज किया, सेलिंग ओवरहेड अलग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अलग, आंसर क्या होगा? सारे बच्चे बोल रहे हैं सेलिंग और सारे बच्चे गलत है। That is not selling overhead, that is distribution overhead. Distributing the goods to the customer, वो distribution overhead का पार्ट है, selling overhead का पार्ट नहीं है। selling distribution normally साथ में बोलते हैं, अलग अलग कर दिया जाए तो carriage outward is delivery of goods to the customer, that is distribution overhead का पार्ट। प्लीज याद रखना, यहीं पे आपको फंसा दिया जाता है एग्जाम में, जब एग्जाम टफ लिया जाता है। तो सेलिंग ओवरहेड या कैरेज आउटवर्ड इज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम कॉस्ट में भी करेक्टली टर्म्ड एज, प्राइम कॉस्ट किसको बोलेंगे? आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, नो हड़बड़ी। प्राइम कॉस्ट किसको बोलेंगे? मेरे को एक बार कोई भी बच्चा एकदम शॉर्ट में प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला लिख के दो। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला, प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला लिख के दो, कोई भी बच्चा प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला लिख के दो। ऐसे लिखो ना, टीएम डायरेक्ट मटेरियल प्लस डीएल, ऐसे ऐसे लिख के दो ना शॉर्ट में, मैं समझ जाऊंगा। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला टीएम प्लस डीसी, डीसी क्या हो गया रे? डायरेक्ट कॉस्ट बोल रहा है क्या? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर ध्रुव तुम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर रहा है तो हाउ कैन यू से आंसर बी? हाउ कैन यू से आंसर बी? ध्रुव तुम अपना आंसर खुद चेक कर। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर प्राइम कॉस्ट होता है डायरेक्ट मटेरियल, मैं चेंज कर लेता हूं पेन, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो पहला वाला बोला टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट आइटम विच आर डायरेक्टली चार्ज टू प्रोडक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारा। दूसरा बोला डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर सिर्फ, और सारे कॉस्ट को छोड़ दो। अगर और सारे कॉस्ट को छोड़ दोगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस छूट जाएगा ना ध्रुव, तो आंसर होगा ए, आंसर बी नहीं होगा, आंसर होगा ए। तो प्लीज ध्यान रखें, प्राइम कॉस्ट में आएगा ए, सारे डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल। वेरी गुड, नेक्स्ट। Which one is included in final accounts but not included in cost account? Very 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 important। कुछ कुछ खर्चे या कुछ कुछ एक्सपेंसेस हम लोग कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं लेते हैं, ध्यान रखना है। मैंने क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आपको यूट्यूब वीडियो भी डाला हुआ, उसका ध्यान रखना है। बताओ
सारे बच्चे बोल रहे हैं सर डिविडेंड। डिविडेंड सर शेयर होल्डर को पे करते हैं फाइनली प्रॉफिट कमाने के बाद, तो सर ये कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है। वेरी गुड, आंसर बी डिविडेंड। मैंने याद दिला देता हूं, एक बार याद करना। इनकम टैक्स या टैक्सेस, डिविडेंड, पर्सनल एक्सपेंसेस, जो पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह है, डोनेशन, वॉल्यूंटरी खर्चे जो चैरिटी डोनेशंस वगैरह करते हैं, ये सारा आपको कभी भी कॉस्टिंग का पार्ट नहीं होगा, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स का पार्ट रहेगा। आगे चलता हूं। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स्ड। वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स्ड depend upon the entity for a period per unit for a particular process of production. वेरी गुड, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं सी। सर वेरिएबल कॉस्ट ऐसे तो वैरी करेगा जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करोगे, पर यूनिट नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहता है। आपका आंसर बिल्कुल सही है सी, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज करेगा, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा फिक्स रहेगा as you produce more. Next, costs are classified into fixed cost, variable cost, semi-variable cost. It is known as behavioral classification, classification according to controllability, functional classification, element-wise classification. Fixed cost, variable cost, किसके हिसाब से क्लासिफिकेशन है? सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं सर बिहेवियरल क्लासिफिकेशन। ये कॉस्ट का बिहेवियर है डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट, उसको हम लोग बिहेवियरल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। आप लोग बिल्कुल सही है, ए बिहेवियरल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एक्टिविटी भी बोला जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट, क्वेश्चन 7, नोशनल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज रॉयल्टी, इम्प्यूटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट जो एक्चुअल में लगा नहीं है बट हम कंसीडर करते हैं, हम उसको ध्यान में देते हैं, मतलब ये एक्चुअल में लग नहीं रहा है बट प्रॉफिट कैलकुलेशन में, डिसीजन में कभी कभी ध्यान में रखते हैं इन चीजों को। बच्चे बोल रहे हैं सर नोशनल कॉस्ट का दूसरा नाम बी इम्प्यूटेड कॉस्ट। वेरी गुड, इम्प्यूटेड कॉस्ट करेक्ट है, एकदम करेक्ट। नो कैश पेमेंट फॉर दीज कॉस्ट। आगे, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर टर्म्ड एज, इनडायरेक्ट कॉस्ट को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, ओवरहेड। इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम, आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ाई कर रखी है। इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड्स भी बोला जाता है। ओवरहेड्स, सारे डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट को कलेक्टिवली ओवरहेड्स बोला जाता है। नेक्स्ट, on the basis of relationship with accounting period, relationship with accounting period, costs are classified as, ध्यान से, ओके, कन्वर्जन कॉस्ट समझा दीजिए सर। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा लगता है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद जितने भी तुम खर्चे लेते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, वो सब कन्वर्जन कॉस्ट है। जैसे लेबर, direct expenses, factory overhead, these are conversion costs which are incurred to convert the raw material to finished goods. This is known as conversion cost. Conversion cost में direct labor, direct expense भी रहता है, overhead भी रहता है। सारे बच्चे बोल रहे हैं सी सर, सी कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से। वेरी गुड, रेवेन्यू 1 साल का बेनिफिट, कैपिटल लॉन्ग टर्म बेनिफिट। आगे, कॉस्ट ऑफ स्टाफ सर्विस, स्टाफ सर्विस के लिए जो कॉस्ट हम इनकर करेंगे, कमिटेड, पॉलिसी मैनेज्ड, डिस्क्रिशनरी, स्टेप कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट मतलब जो लग गया रोका नहीं जा सकता। पॉलिसी मैनेज मतलब जो मैनेजमेंट अपनी पॉलिसी से कंट्रोल कर सकता है। डिस्क्रिशनरी जो मैनेजमेंट अपने मन के हिसाब से करता है। स्टेप कॉस्ट जो अलग अलग लेवल पे चेंज होते जाएगा। डिस्क्रिशनरी जो मैनेजमेंट अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से करता है। आंसर इज पॉलिसी एंड मैनेज्ड कॉस्ट। ये पॉलिसी कॉस्ट है, किस तरीके का हम लोगों को अपने एम्प्लॉइज को सेवा देना है, वेलफेयर देना है, सर्विसेज देना है, उसके हिसाब से हम स्टाफ वेलफेयर कॉस्ट डिजाइन करते हैं। तो ये एक पॉलिसी एंड मैनेज्ड कॉस्ट है, एंड दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट, कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। ये कमिटेड कॉस्ट नहीं है, ये चेंज होते रहेगा, कमिटमेंट नहीं है कोई भी। आगे, ये क्वेश्चन आपको करना है, आपको करना है। ऑप्शंस नहीं दिखा रहा हूं पहले, ताकि आप लोग ट्रायल एंड एरर ना मारे। पहले आप लोगों को करना है, फिर ऑप्शंस दिखाऊंगा। सिंपल एक कॉस्ट शीट बना लो।
ये मैंने कॉस्ट शीट बना ली फैक्ट्री कॉस्ट तक। अब बैठा के आंसर निकाल लो। ध्रुव बोल रहा है 2,32,000। ध्रुव क्वेश्चन डायरेक्ट मटेरियल पूछा है। हाँ हो सकता है सही हो, मैं एक बार वो नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन देख लेना। डायरेक्ट मटेरियल पूछ रहा है, ये निकालना है। ये एक ही आंसर आया, अभी तक स्लो चल रहे हैं। एक ही आंसर आया, अभी तक स्लो चल रहे हैं। ओके ध्रुव, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रॉन्ग राइट नहीं बोल रहा हूं ध्रुव, सिर्फ चेक कर ले। शुभम भी 232 बोल रहा है। छोटू सा क्वेश्चन। लिपिका 232 आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। गायत्री 232। अभिनय का आंसर नहीं आया, सर्वेश का आंसर नहीं आया, भारती 232, नेहा का आंसर नहीं आया। नेहा सो गई है क्या आज? आयुष 232, नेहा 232। चलिए मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं। वेजेस दे दिया 2,05,000, तो कुछ सोचना ही नहीं है, बैठा दो। फैक्ट्री कॉस्ट दे दिया 5,60,000, बैठा दिया। मेरे को बोला वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड का रिलेशन है 5:3। मतलब अगर वेजेस 5 है, वेजेस 5 है 5, तो फैक्ट्री ओवरहेड 3 होगा। वेजेस 5 है तो फैक्ट्री ओवरहेड 3 होगा। यानी कुछ ऐसा लिख सकता हूं, 2,05,000 बाई 5 इंटू 3, 2,05,000 बाई 5 इंटू 3। अगर वेजेस 5 है तो फैक्ट्री ओवरहेड 3 है, 3। तो 5 बराबर 2,05,000, तो 3 बराबर कितना? यही तो 5:3 रेशियो हो गया, 1,23,000। अब तुम बैक कैलकुलेशन करके उधर तक पहुंच जाओ। ये हो गया 4,37,000, तो ये हो गया 2,32,000। इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए था जितना आप लोगों को लगा। इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए था जितना आप लोगों को लगा। 5:3 के रिलेशन को समझो। वेजेस 5 है तो फैक्ट्री ओवरहेड 3 है, 3, तो उससे फैक्ट्री ओवरहेड निकल जाएगा। फिर तो बैक कैलकुलेशन मार के डायरेक्ट मटेरियल पे जाना है, बैक कैलकुलेशन मार के डायरेक्ट मटेरियल पर जाना है। सर ट्रायल एंड एरर से कैसे कर सकते हैं? पहला ऑप्शन 232 बैठाओ, ठीक है। 232 यहां बैठाओगे, ये दिया हुआ है तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर 123, और चेक कर लो इसका और इसका रेशियो 5:3 है कि नहीं।
चेक कर लो उसका और उसका रेशियो 5:3 है कि नहीं। ऐसे करके आप कर सकते हो, एक एक आंसर बैठाते गए, तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड का वैल्यू आते जाएगा। जिस आंसर में 5:3 का रिलेशन आए लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का, वो आपका आंसर है। वो एक हो गया ट्रायल एंड एरर, बट जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना कुछ टफ नहीं था, ये रिलेशन समझना था। बताइए क्लियर है क्या सबको? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, आंसर नहीं दिखा रहा हूं मैं, हड़बड़ी में नहीं, आराम से। परचेज निकालना है, परचेज। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दे दिया, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, परचेज कैलकुलेट करना है। लिपिका 28, आयुष 28। ऑप्शंस दिखा भी दूंगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, रॉन्ग होगा तो बेवकूफ जैसा रॉन्ग ही होगा, राइट होगा तो राइट होगा। 28 सारे बच्चे बोल रहे हैं 28,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग परचेज आ जाएगा, तो आप बिल्कुल सही है, आंसर है सी 28,000। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एन अबंडेंट प्लांट। अबंडेंट मतलब बेकार प्लांट, जिसको हमने साइड कर दिया, ये अब मेरे काम का नहीं है। ये कौन से टाइप का कॉस्ट है? इंप्यूटेड, संक, अवॉइडेबल अपॉर्चुनिटी। संक कॉस्ट, संक मतलब जो कॉस्ट का अब हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है, जिसको हम लोग डिसीजन लेते समय सोचेंगे भी नहीं, उसको संक कॉस्ट बोलते हैं। वेरी करेक्ट, ये हो गया एक संक कॉस्ट, लग चुका है ये, अब इसका कोई आड़ी जाड़ी नहीं है, आप इसको बचा नहीं पाएंगे। आगे चलता हूं, क्वेश्चन 14। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट किस हेड के अंदर आता है? डायरेक्ट कॉस्ट, प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। अब देख सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग दे दिया, वेरी गुड सर, ये सेलिंग है पक्का। एडवर्टीजमेंट सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड, जो मैं वहां बोल रहा था ना दे सकता है, वो देख यहां पर दे दिया। तो ऑलवेज रिमेंबर ध्रुव, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज फॉर सेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग क्लासिफाई करते हैं कौन से तरीके से? नेचर और एलिमेंट, फंक्शन, ट्रेसेबिलिटी टू प्रोडक्ट, चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम। नेचर और एलिमेंट, फंक्शंस, डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी, चेंजेस इन एक्टिविटी, वॉल्यूम। दो आंसर दिख रहा है मेरे को। श्रद्धा, अभिनय, शुभम ए, सर्वेश, अनिकेत सी, नेहा नया आंसर बी। कंफ्यूजन क्रिएट हो गया लगता है यहां पे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्लासिफिकेशन कौन सा टाइप है? नेचर और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में हम लोग कॉस्ट को डिवाइड पता है किसमें करते हैं? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है। तो यहां पे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई बात ही नहीं है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, तो ये गलत है। फंक्शन वाइज हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, देखो फंक्शन वाइज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड या प्रोडक्शन कॉस्ट। तो यहां पे ये भी नहीं आएगा। ट्रेसेबिलिटी बोलता है कि जो खर्चा आपके प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, अदरवाइज इनडायरेक्ट। तो आंसर होगा सी, डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी विद द प्रोडक्ट। जो बच्चे ए और बी बोल रहे थे गलत। चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम में फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल आ जाता है। तो ये सारा चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियोस में करवाया हुआ है जो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन है उस वीडियो में, प्लीज ये सब जरूर याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। आंसर होगा सी। तो जो बच्चे ए बोल रहे थे उन्होंने देखा क्या? डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल नहीं होता। कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल तो वो मैनेजमेंट के हिसाब से होता है। कमिटेड कॉस्ट, कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, दैट इज ये हो गया आपका कंट्रोलेबिलिटी हो गया। वो डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी नहीं हुआ। आप एक बार चेक करना भी नहीं। ट्रेसेबिलिटी मतलब प्रोडक्ट के साथ आप उसको ट्रेस कर पा रहे हो कि नहीं, प्रोडक्ट देख के समझ पा रहे हो कि नहीं उस खर्चे को, देख चेक करना एक बार। शायद अभी ना आपका गलती हो रहा है यहाँ पे। डेप्रिसिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डेप्रिसिएशन
कमिटेड, पॉलिसी कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट। एसेट खरीद लिया सर, एसेट खरीद लिया, डेप्रीसिएशन होना ही है, डेप्रीसिएशन होना ही है। सारे बच्चे बोल रहे हैं ए कमिटेड कॉस्ट, वेरी गुड, ए कमिटेड कॉस्ट। ध्रुव गलत बोल रहे हो आप, चेक करना। स्टेप कॉस्ट नहीं होता है डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन इज नॉट अ स्टेप कॉस्ट, डेप्रीसिएशन इज नॉट अ स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट का मतलब होता है स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट या स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट। एक लेवल तक फिक्स्ड रहेगा, फिर चेंज होगा तो वापस फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड लेवल पे चेंज होगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड लेवल पे चेंज होगा, उसको बोलते हैं स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट या स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। डेप्रीसिएशन इज नॉट अ स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट, ये सब चीज के लिए आपको वीडियो देखना है। अभी मैं पूरा रिवीजन के समय ये सारी चीज नहीं समझा पाऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का एक वीडियो है, 2 पार्ट में बनाया था शायद मैंने, पार्ट ए पार्ट 2, प्लीज उसको एक बार रेफर कर लेना। When the volume of output is increased, अगर आउटपुट बढ़ाओगे तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? वेरी गुड, आंसर देखने से पहले ही बच्चे बोले सर फिक्स्ड कॉस्ट पक्का डिक्रीज होगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज, आंसर बी, डिक्रीज इन द रिवर्स प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट, उल्टा गिरते जाएगा वो। नेक्स्ट 18, एक्साइज ड्यूटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक्साइज ड्यूटी, प्रोडक्ट बना रहा हूं, एक्साइज ड्यूटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ध्रुव बोल रहे हैं डायरेक्ट कॉस्ट सर, चार्जेबल खर्चा लगेगा ही सर, रोक नहीं सकते आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेगा, दिस इज अ चार्जेबल एक्सपेंस सर, गुड, चार्जेबल एक्सपेंस। नेक्स्ट 19, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर इंस्टीट्यूट की मैट में अलग दिया हुआ है, एमसीक्यू मैट में अलग दिया हुआ है, और अभी हम लोग जब समझेंगे तो हम लोग अलग समझ सकते हैं, तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट, ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव लिस्ट कंट्रोल, लिस्ट कंट्रोल, सबसे कम कंट्रोल किस कॉस्ट पे है, मतलब जो मैनेजमेंट चाहकर चेंज नहीं कर सकता जल्दी से? वेजेस, बिल्डिंग इंश्योरेंस, मशीन ब्रेकडाउन, एडवर्टीजमेंट। सारे बच्चे बोल रहे हैं लिपिका वगैरह सी, गायत्री बोल रही है बी, इंश्योरेंस, मशीनरी ब्रेकडाउन सी। देखो, वेजेस और एडवर्टीजमेंट, मैनेजमेंट कैन कंट्रोल दिस कॉस्ट, इन दोनों ही कॉस्ट को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। इंस्टीट्यूट की मैट में देखोगे आंसर दिया हुआ डी, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, विच इज अ वेग आंसर, विच इज अ वेग आंसर। ये दोनों ही आंसर ऐसे हैं जो करेक्ट हो सकते हैं। इंश्योरेंस भी एक फिक्स्ड कॉस्ट है, इस पे मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, कंट्रोल ऐसा कर सकता है, आप कितने का इंश्योरेंस, कितने पीरियड का इंश्योरेंस, कितने एसेट के ऊपर इंश्योरेंस ले रहे हो, उसके हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हो। बट वंस लग गया उसके बाद इसके ऊपर कोई कंट्रोल, मतलब एक बार बात होगी उसके बाद इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। वैसे ही मशीनरी ब्रेकडाउन कब होगा, उस पर क्या खर्चा लगेगा, इस पर मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं है। दोनों ही बी और सी आंसर सही है। अब मैं बता देता हूं, मैंने इंश्योरेंस कॉस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दी है। इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू मैट में इसी को मशीनरी ब्रेकडाउन कॉस्ट आंसर दिया गया है। दोनों ही आंसर सही है, दोनों में ही गलती नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अगर आए, आप ICMAI के हिसाब से जाना चाहो तो आप सी मशीनरी ब्रेकडाउन कॉस्ट कर सकते हो, बट इंश्योरेंस कॉस्ट भी आंसर सही है। दीज आर कमिटेड कॉस्ट, बिल्डिंग इंश्योरेंस कॉस्ट इज अ कमिटेड कॉस्ट, इसको चेंज करना मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है। तो इसीलिए मैं आंसर ज्यादा प्रेफर करता हूं बी, जो मैं रियल नॉलेज में, मतलब नॉर्मल नॉलेज में बोल रहा हूं। बट इंस्टीट्यूट के मैट में आंसर किया हुआ सी मशीनरी ब्रेकडाउन कॉस्ट, बोला ये मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है, जैसे जैसे ब्रेकडाउन होगा मैनेजमेंट को करना ही पड़ेगा। ध्रुव बोल रहा है पर भैया ब्रेकडाउन तो कंट्रोल नहीं हो सकता, वही तो मैं बोल रहा हूं, दोनों ही आंसर हो सकता है बी और सी। इंस्टीट्यूट ने अपनी मैट में एमसीक्यू में सी दे रखा है, स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट ने आंसर डी दे रखा है। डी तो बिल्कुल नहीं होगा, या बी या सी। आप लोग सीएमए के हिसाब से जाना चाहो, इंस्टीट्यूट के हिसाब से, तो आप सी कर लेना एग्जाम में। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें एम्बिग्विटी था, थोड़ा गंदगी था क्वेश्चन के अंदर आंसर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क्स कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब मैं इसका आंसर नहीं दिखाऊंगा, आपको बताना है। वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, क्या बोलते हैं उसको? वेरी गुड शुभम, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों को कॉस्ट शीट एकदम रट्टा है, रट्टा।
टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फैक्ट्री कॉस्ट। आप लोग सबने बोला सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। वर्क्स कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट 21, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ संक कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट, इररेलिवेंट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी मतलब अगर इसको यहां यूज नहीं करके वहां यूज करूं तो मैं कितना बेनिफिट ला सकता हूं, बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज से क्या बेनिफिट आ सकता है। बच्चे बोल रहे हैं सर आंसर होगा सी। वेरी गुड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ रेलिवेंट कॉस्ट वाइल डिसीजन मेकिंग। हमेशा डिसीजन लेते समय सोचना है एक पर्टिकुलर एसेट को मैं किस बेस्ट यूज में फिट कर सकता हूं, तो इट इज अ रेलिवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। आगे प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, नहीं बताऊंगा, ऑप्शन आपको बताना है। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है? वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट। ब्यूटीफुल, आपको लर्न है कॉस्ट शीट, ये जरूर लर्न होना चाहिए। आपने बोला फैक्ट्री कॉस्ट तो आंसर हो गया डी, आंसर हो गया डी। मेरे हिसाब से ये स्पीड सही है, इससे स्लो चलेंगे तो इन सब क्वेश्चन के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको ऑलरेडी आता है। स्लो चलना है तो स्लो चल लेता हूं, बट मेरे को लगता है दीज क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड वेरी इजीली। आप लोग बिना उसके आंसर दे रहे हो। 23, बैड डेट्स आर इंक्लूडेड एज, बैड डेट को क्या बोल के हम लोग इंक्लूड करते हैं कॉस्ट में? डायरेक्ट एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या चार्ज टू पीएल? वेरी गुड सर। बैड डेट ना कॉस्टिंग में, कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, वो सीधा पीएल में जाएगा एज एन लॉस, तो बैड डेट चला जाएगा चार्ज टू पीएल। सेलिंग के बाद का काम है, वेरी गुड, सेलिंग के बाद का काम है, माल बेच दिया, गुड्स बन के बिक चुका है, उसके बाद बैड डेट हुआ, तो ये कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होगा, ये पीएल में जाएगा सीधा। वेरी गुड। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, चार्ज टू पीएल? सर रॉयल्टी नॉर्मली प्रोडक्शन के लिए देना पड़ता है हम लोगों को, वेरिएबल है सर, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करोगे वैसे वैसे देना पड़ेगा, तो सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। करेक्ट है आपका आंसर, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट, Which one of the following statement is true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू 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 ट्रू। ओके, रॉयल्टी को एक्सप्लेन कीजिए सर, रॉयल्टी क्या होता है? मान लो मैं मेडिसिन बनाता हूं, मेडिसिन, मैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं। अब फार्मास्यूटिकल में क्या होता है ना, हर मेडिसिन को बनाने का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला जो सबसे पहले कंपनी इन्वेंट करती है वो उसका पेटेंट ले लेती है। अगर आपको वही प्रोडक्शन, वही क्या बोलते हैं, मेडिसिन मैन्युफैक्चर करनी है, तो आपको सबसे पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ती है कि सर हम आपका ये फॉर्मूला यूज करके मेडिसिन बनाना चाहते हैं, जिस पर वो आपसे रॉयल्टी चार्ज करते हैं। तो ये रॉयल्टी ऐसा खर्चा है जो आपके प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली वैरी करते जाएगा, और ये प्रोडक्शन करने के लिए ये खर्चा अनिवार्य है, इसके बिना आप वो चीज प्रोड्यूस कर भी नहीं सकते, तो इसीलिए इसको डायरेक्ट एक्सपेंस का दर्जा दिया जाता है। वीडियो अटक रहा है, हो सकता है। ओके, आप लोगों ने आंसर दे दिया क्या? डी करेक्ट। प्राइमरी पैकेजिंग इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये करेक्ट है, करेक्ट है। वीडियो अटक रहा है क्या? चेक करो तो बच्चा लोग। कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस, मतलब अटक नहीं रहा है, वो इंटरनेट का इश्यूज है कुछ उस साइड से, तुम्हारे साइड से। चेक कर ले, मेरे को बताओ बिना देखे। कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स, कस्टमर को फ्री सैंपल गिफ्ट दिया, ये कौन सा टाइप का कॉस्ट है? कौन सा टाइप का कॉस्ट है? प्रोडक्शन, ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन? प्रोडक्शन, ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग बिल्कुल करेक्ट है सारे बच्चे। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। सारे बच्चों ने कहा सर सेलिंग कॉस्ट है, ये एडवर्टीजमेंट है सर। वेरी गुड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे से
ये क्वेश्चन का फोटो लेना है आपको, स्क्रीनशॉट लेना है आपको, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है आपको। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लेना है सबको। वेरी गुड, सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आंसर होगा सी। क्वेश्चन देख क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बोथ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। जो प्राइम कॉस्ट का भी पार्ट है, कन्वर्जन कॉस्ट का भी पार्ट है। प्राइम कॉस्ट में आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कन्वर्जन कॉस्ट में आता है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स, नॉर्मली प्रोडक्शन वाले ओवरहेड्स। तो यहां पे दोनों में कॉमन क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉमन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉमन है। आपको बताओ क्या ऑप्शन दिया गया है, डायरेक्ट लेबर का ऑप्शन दिया गया है, आंसर सी, डायरेक्ट लेबर दोनों में कॉमन है। मटेरियल प्राइम कॉस्ट का तो पार्ट है, बट मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट नहीं है, मटेरियल के बाद कन्वर्जन कॉस्ट लगता है, तो मटेरियल नहीं होगा, आंसर होगा सी, डायरेक्ट लेबर। अगर सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे देता, दोनों एक साथ दे नहीं सकता है ना, अगर दोनों दे देता तो दोनों ही सही है। सर आगे चलता हूं, क्वेश्चन 28 आप आंसर कर पाएंगे। कौन सा खर्चा डिसीजन में रेलिवेंट नहीं है, बेकार है, बेकार, काम का ही नहीं है सर, नॉट रेलिवेंट इन डिसीजन मेकिंग। वेरी गुड, सारे बच्चे बोल रहे हैं सर संक कॉस्ट इज नॉट रेलिवेंट, लग चुका है सर, अब उसका कुछ नहीं कर सकते आप। आगे चलता हूं, 29 डायरेक्ट एक्सपेंसेस का दूसरा नाम जानते हैं आप सब, ऑप्शन दे देता हूं, ओवरहेड, प्रोसेस, चार्जेबल, नन ऑफ द अबव। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का दूसरा नाम, वेरी 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 गुड सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग चार्जेबल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, विच विल बी डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट और सर्विस। क्वेश्चन 30 ये अच्छे से पढ़ाया था, कॉस्ट रिडक्शन, कौन सा ऑप्शन ट्रू है इसके लिए, कॉस्ट रिडक्शन के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ध्रुव बोल रहा है सर लॉन्ग टर्म फेनोमेनन, लिपिका और बाद बाकी सब बोल रहे हैं सर सारी चीजें ही कॉस्ट रिडक्शन के लिए सही है। लॉन्ग टर्म फेनोमेनन कॉस्ट रिडक्शन, यस, ये शॉर्ट टर्म का काम नहीं है, टाइम लगता है। दूसरा स्टैंडर्ड्स को चैलेंज करता है, जो आपका अभी कॉस्ट लग रहा है उससे कम करके दिखाएंगे, चैलेंजेस द स्टैंडर्ड, कैरिड आउट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, क्वालिटी खराब करके अगर कॉस्ट गिराना है तो वो कौन सा बड़ा बात है। कॉस्ट रिडक्शन मतलब आपका क्वालिटी यही रहेगा, कॉस्ट कम हो जाएगा परमानेंटली। ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। कॉस्ट रिडक्शन के लिए तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। आगे चलता हूं, क्वेश्चन 31 कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है, प्रॉफिट बढ़ाना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सेलिंग प्राइस फिक्स करना। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या है, सारे ही बच्चे सही बोल रहे हैं सर अकाउंटिंग का मेन फंक्शन होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सर कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है कि आपको किस तरीके से कामकाज करना चाहिए। वेरी गुड, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। सर फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस भी तो कॉस्ट का एक मेन पार्ट है, करेक्ट, वो कॉस्टिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। कॉस्टिंग करते हैं ताकि हम लोग सेलिंग प्राइस फिक्स कर सके, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन दे सके मैनेजमेंट को। नेक्स्ट 32 टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, कॉस्ट को असर्टेन करने का टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट को निकालने का टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं। सारे बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, कॉस्ट को निकालने की टेक्निक को बोला जाता है कॉस्टिंग करना। कॉस्टिंग करना मतलब कॉस्ट कैलकुलेट करने का टेक्निक। वेरी गुड, नेक्स्ट ये आप कर सकते हैं, कुछ नहीं है। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डीलिंग विद क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, एलोकेटिंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग ऑफ करंट एंड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट इज नोन एज, कौन सा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट से डील करता है। शुभम बोल रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद आता है। कॉस्ट को असर्टेन करना, रिकॉर्ड करना, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, अलोकेट करना, समराइज करना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विथ रिपोर्टिंग। आगे चलता हूं, नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी? कौन सा फंक्शन नहीं है? कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट असरटेनमेंट, कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट अकाउंटिंग. Which one of these is not a function of cost accountancy? बच्चे बोल रहे हैं सर आंसर होगा डी. आंसर होगा सर डी, बट मेरे यहां दे रखा है मैंने आंसर सी. कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है? कॉस्टिंग करो, कॉस्ट अकाउंटिंग करो और उनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस में किस तरीके से कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन वगैरह होगा उस पर बात करो. तो कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट असेसमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटेंसी का पार्ट है. सबसे ऊपर कॉस्ट अकाउंटेंसी, उसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके अंदर कॉस्टिंग, ये सारे उसके अंदर इंक्लूडेड है. कॉस्ट एनालिसिस इंक्लूडेड अलग से नहीं है. आंसर होगा सी, कॉस्ट एनालिसिस. कॉस्ट कंट्रोल भी उसका पार्ट है, असरटेनमेंट भी पार्ट है, अकाउंटिंग भी पार्ट है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटेंसी. तो आंसर होना चाहिए सी एंड नॉट डी. ये क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट के मैथ में आपको कहीं डी दिखाई दिया होगा, इसीलिए आप लोग सबने डी बोला. बट विच ऑफ इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी? कॉस्ट एनालाइज करना. हाँ देखो, इस तरीके से आप बोल सकते हो कि सर जब तक एनालाइज नहीं करेंगे आप कंट्रोल और रिडक्शन कैसे करेंगे? वो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के हिसाब से उसको काम करती है. तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग का भी एक पार्ट है कि मैनेजमेंट को रिपोर्ट करो, मैनेजमेंट कॉस्ट को चेक करेगी, उसको कंपेयर करेगी स्टैंडर्ड से, एंड उसके बाद मैनेजमेंट आगे डिसीजन लेगा. बट अगर फंक्शन की बात करूं, कॉस्ट एनालिसिस इज नॉट अ पार्ट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, दे आर पार्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी. ध्यान से आगे चलता हूं. आज अभिनय बोल रहा है सी बोला था, कोई नहीं, आगे चलते हैं. प्रोसेस कॉस्ट इज एप्लीकेबल इन, प्रोसेस कॉस्टिंग किस इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल है? कंस्ट्रक्शन, फार्मास्यूटिकल, एयरलाइन, प्रिंटिंग. प्रोसेस कॉस्टिंग नॉर्मली केमिकल जो इंडस्ट्री टाइप का होता है, जिसका प्रोसेस वाइज सारा काम होता है, वो प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करता है. वेरी गुड सर. फार्मास्यूटिकल में प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करना होगा आपको. आगे चलते हैं. नेक्स्ट, ये आपको करना है. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर कैलकुलेट करना है. इफ डायरेक्ट मटेरियल इज 15,000, डायरेक्ट लेबर इज 70%, ये रुपीज नहीं होगा, इज 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट. ध्रुव का आंसर आ गया 35,000. लिपिका 35, गायत्री 35. कैसे किया रे इतना जल्दी तुम लोग? याद था ये मत बोलना सर. हम लोग को याद था, झूठ नहीं बोलेंगे सर. आपको मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे थे सर, ये क्वेश्चन दिखा था वहां पे. ऐसे बोल सकता हूं क्या? प्राइम कॉस्ट का दो पार्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर. अगर डायरेक्ट लेबर 70% है तो डायरेक्ट मटेरियल 30% है. अब 15,000 30% के बराबर, तो 15,000 बाई 30 इंटू 70. देखो ये सोच सकते हो क्या, 15,000 बाई 30 इंटू 70. हाँ, आप भी जो लिपिका बोल रहे हो गलत नहीं है, आपने एक्स ले लिया. ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला 15,000 बाई 30 इंटू 70 इंटू 100. क्या किया रे ध्रुव? डन. आंसर हो गया सी, 35,000. आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट था, 35,000. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग? मेथड ऑफ कॉस्टिंग कौन सा नहीं है? दो वर्ड था, टेक्निक और मेथड. कौन सा मेथड नहीं है? प्रोसेस कॉस्टिंग एक मेथड है, बैच कॉस्टिंग एक मेथड है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक मेथड है सर्विस सेक्टर के लिए. डायरेक्ट कॉस्टिंग कोई मेथड नहीं है कॉस्टिंग का, तो डायरेक्ट कॉस्टिंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग. आगे चलता हूं. वेरी गुड. द कॉस्ट्स आर डिफरेंशिएटेड बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल. कौन से टाइप ऑफ कॉस्टिंग में आप कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग करते हो? मार्जिनल, डायरेक्ट, स्टैंडर्ड, एब्जॉर्प्शन. कौन सा में देयर इज अ बाइफर्केशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट?
कौन सा में देयर इज अ बाइफर्केशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट? डी का मतलब क्या होगा? अभी इस लेवल पे समझाना डिफिकल्ट है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोलता है? वेरिएबल कॉस्ट तो जो लगना है वो लगेगा, वो तो पर यूनिट आप असरटेन कर सकते हो, बट फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है ना वो तो टोटल में फिक्स रहता है। अब आप जैसे जैसे यूनिट बनाते जाओगे वैसे वैसे चेंज होते जाएगा, बट साल के शुरू में जब कॉस्टिंग करते हैं ना, कॉस्टिंग आपको थोड़ी पता है आप साल भर में कितना यूनिट्स बनाने वाले हो, और कॉस्ट आपको शुरू में कैलकुलेट करना है क्योंकि आपको माल बेच के सेलिंग प्राइस कस्टमर से रिकवर करना है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलता है कि जो आपके फिक्स कॉस्ट है ना उसको एब्जॉर्ब कर लो ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉर्मल कैपेसिटी। जितना आपको लगता है आप यूनिट बना सकते हो उसके हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट करके आप इंक्लूड करते जाओ, वैसी कॉस्टिंग को हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलते हैं। देखो आंसर होगा मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है ना, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करके फिक्स्ड को इग्नोर कर दिया जाता है और वेरिएबल को सिर्फ कॉस्ट के पार्ट में इंक्लूड किया जाता है। यहां पे फिक्स्ड और वेरिएबल का डिस्टिंक्शन किया जाता है और उसमें क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। एब्जॉर्प्शन में भी देयर इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट है, बट वहां पे हम लोग इतना तरीके से, मतलब हम लोग को ऐसा नहीं है कि हम लोग ये इसलिए निकाल रहे हैं कि हम लोग को फिक्स को इग्नोर करना है। मार्जिनल कॉस्टिंग में ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर टेकन, फिक्स्ड आर इग्नोर्ड, सो अ डिस्टिंक्शन हैज टू बी मेड, कौन सा वेरिएबल है कौन सा फिक्स्ड है। फिक्स को इग्नोर करेंगे, वेरिएबल को कंसीडर करेंगे। आप इंस्टीट्यूट के ये दोनों आंसर सही है, ये भी सही है ये भी सही है, बट आपको मार्जिनल कॉस्टिंग करना है। सीए में इंस्टीट्यूट इसको मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से ही आंसर करता है। तो जिन्होंने आंसर डी बोला है वो प्लीज इसको चेंज कर ले और आंसर होगा ए, मार्जिनल कॉस्टिंग। जो सी बोल रहा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं करते, अलग चीज है वो। यहां पर डिफरेंशिएशन मार्जिनल कॉस्टिंग में किया जाता है। नेक्स्ट, Which of the following costing method is suitable for toy industry? टॉयज बनाते हैं, कौन सा सुटेबल मेथड ऑफ कॉस्टिंग है? वेरी गुड ध्रुव। कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, जॉब, बैच। सर जो टॉयज बनता है ना वो बड़े बड़े बैचेस में बनते हैं, तो सर इसके लिए सुटेबल है हमारा बैच कॉस्टिंग मेथड। बैच कॉस्टिंग मेथड टॉय इंडस्ट्री के लिए सबसे सुटेबल मेथड है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a technique of costing? Not a technique. Not a technique. Which of the following is not a technique of costing? बच्चे बोल रहे हैं सर डी। D is not a technique of costing. Standard marginal बजटिंग, ये पहला मैनेजेरियल नहीं होगा, पहला मार्जिनल होगा। मार्जिनल, मैनेजेरियल गलत लिखा हुआ है, वो मार्जिनल होगा। स्टैंडर्ड मार्जिनल बजटरी कंट्रोल, ये कॉस्टिंग करने का टेक्निक्स है। प्रोसेस कॉस्टिंग इज नॉट अ टेक्निक। प्रोसेस कॉस्टिंग इज नॉट अ टेक्निक। प्रोसेस कॉस्टिंग एक मेथड है कॉस्टिंग करने का। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड टेक्निक? मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियो देखेंगे तब आपको क्लियर होगा मेथड और टेक्निक में एक्चुअल फर्क कहां आता है। तो आंसर होगा बी, प्रोसेस कॉस्टिंग, नॉट डी। तीन टेक्निक्स, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, और मेथड है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज नॉट अ टेक्निक, इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। प्लीज ध्यान रखना यहां पे आपका गलती हुआ है, प्लीज ध्यान रखना यहां पे आपका गलती हुआ है। प्रोसेस इज नॉट अ टेक्निक, प्रोसेस इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। सब लोग, बच्चा लोग डी बोला था, एक बार चेक कर लो सब लोग। सारे बच्चों ने डी आंसर किया था, गलत थे। प्रोसेस इज अ मेथड, इट इज नॉट अ टेक्निक। आगे नेक्स्ट 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्ट यूनिट? कॉस्ट यूनिट मतलब जिस यूनिट के बेसिस पे आप किसी भी चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। किलोवाट आवर कॉस्ट यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्रेडिट डिवीजन ये कोई कॉस्ट यूनिट नहीं है। पेशेंट डे हॉस्पिटल्स के लिए कॉस्ट यूनिट है। टन माइल जो हमारे चीजें मतलब वो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं उनके लिए टन माइल या टन किलोमीटर्स यूज करते हैं। तो क्रेडिट डिवीजन इज नॉट अ कॉस्ट यूनिट। वेरी गुड, आगे चलते हैं, सबका करेक्ट।
Which of the following is suitable cost unit for BPO सर्विसेज और कॉल सेंटर? BPO सर्विसेज, कॉल सेंटर, उनके लिए कॉस्टिंग कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? उनके लिए कॉस्टिंग कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? बच्चे बोल रहे हैं सी, उदय बोल रहा है बी। उदय इस बार का आंसर है कि पुराने वाले का? ओ, बाद में बोला सी, ठीक है सर। बीपीओ या कॉल सेंटर के लिए सबसे अच्छा मेथड ऑफ कॉस्टिंग है कितना कॉल्स वो हैंडल कर रहे हैं, तो कॉस्ट पर अकाउंट हैंडल, कॉस्ट पर कॉल मेड, उसके हिसाब से हम लोग कॉस्टिंग कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है कॉस्टिंग का। आगे, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट जोड़ना वाइल टेकिंग डिसीजन, ये क्या है? कैश कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, ये नोशनल कॉस्ट है, इसमें किसी को कुछ देना नहीं है, बस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं जो हमारा डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था हमने उससे ज्यादा कमाया या नहीं कमाया। तो सर ये एक नोशनल कॉस्ट है, इंप्यूटेड कॉस्ट है, ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। वेरी गुड। नेक्स्ट, Which of the following is appropriate cost unit for timber industry? टिम्बर इंडस्ट्री के लिए सबसे सही कॉस्ट यूनिट कौन सा है? पर टन, पर आर्टिकल, पर केजी, पर फुट। टिम्बर इंडस्ट्री, लकड़ी, लकड़ी मेजरमेंट के हिसाब से आता है। लकड़ी, लकड़ी का मेजरमेंट साइज के हिसाब से, साइज के हिसाब से, स्क्वायर फुट, फुट के हिसाब से होता है, तो आंसर होगा पर फुट, पर फुट, पर फुट। टिम्बर इंडस्ट्री के लिए लेंथ इज द बेस्ट मेजरमेंट। आगे 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक? कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी टेक्निक सही है? कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए अभिनय बोल रहा है सी, ध्रुव बोल रहा है ए, बाद बाकी सब बोल रहे हैं सी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट को कंट्रोल करने का एक टेक्निक है टू चेक हमने जो बजट बनाया था उसके हिसाब से कॉस्ट इनकर किया कि नहीं। ज्यादा किया तो हम लोग सबको लतेड़ेंगे, क्यों ज्यादा कॉस्ट इनकर किया, कम किया तो हम लोग प्रेस करेंगे कि कम काम में भी तुमने अच्छा करके दिखाया, कम कॉस्ट में, तो हम लोग उनको प्रेस करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक। नेक्स्ट 46, अब सिर्फ 2 क्वेश्चन, 5 मिनट और, 5 मिनट और। क्वेश्चन 46, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पहले लास्ट लाइन पढ़ो। व्हाट वुड बी द यूनिट कॉस्ट फॉर मटेरियल? व्हाट वुड बी द यूनिट कॉस्ट फॉर मटेरियल? यूनिट कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट। What would be the unit cost for material? नेहा, ध्रुव डी, लिपिका ए, श्रद्धा ए, गायत्री, मंथन ए, अनिकेत ए। पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं सब लोग। मटेरियल पर यूनिट कितना खर्चा लगेगा ये पूछ रहा है। मटेरियल पर, मटेरियल, रॉ मटेरियल, लेबर, अलग अलग कॉस्ट के एलिमेंट्स होते हैं, तो पर यूनिट मटेरियल का खर्चा कितना है वो आपसे पूछ रहा है। पर यूनिट मटेरियल का खर्चा कितना है वो आपसे पूछ रहा है। मटेरियल का खर्चा पूछ रहा है। 60,000 इज द कॉस्ट फॉर मटेरियल। 7,500 यूनिट्स बना है, तो डिवाइड कर दोगे तो आंसर आएगा 8। आंसर होगा ए, ₹8। जो सर्वेश ने और आंसर दिया अपने ध्रुव ने, उन्होंने टोटल कॉस्ट का आंसर दे दिया ₹22। यहां पे बोल रहा है मटेरियल पे, पर यूनिट मटेरियल का कितना खर्चा लगेगा, यहां पे टोटल कॉस्ट का आंसर नहीं पूछ रहा है। ये मेरा भी गलती हुआ था, मैं भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा था आपका। जब मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा था मेरे को भी ऐसा लगा कि यूनिट कॉस्ट मतलब टोटल जो फिनिश गुड्स बन रहा है उसका पर यूनिट कॉस्ट कितना है। मैंने मटेरियल वर्ड को पढ़ा नहीं और मेरा आंसर गलत हो गया क्योंकि मैंने भी टोटल कॉस्ट दे दिया। तो आपको ध्यान रखना है, बोल रहा है पर यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए मटेरियल कॉस्ट कितना लगेगा। मटेरियल कॉस्ट तो 60,000 रुपए का मटेरियल, 7,500 यूनिट, आंसर होगा ₹8 एंड नॉट ₹22। प्लीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे।
लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, अच्छे से क्वेश्चन, पहले लास्ट लाइन पढ़ो, बड़ा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम सेलिंग प्राइस मैनेजमेंट कैन बी एक्सपेक्टेड टू सेट टू मीट देयर प्रॉफिटेबिलिटी गोल्स? बोल रहा है कि कितना रुपया मिनिमम हम चार्ज करें, कितना रुपया मिनिमम हम चार्ज करें कि हमारा जो प्रॉफिट कमाने का इच्छा है वो हम पूरा कर सके, प्रॉफिट कमाने का इच्छा है वो हम पूरा कर सके। मंथन अभिनय मतलब एकदम चार्ट के बैठा है मॉक टेस्ट। प्रॉफिट कमाने का इच्छा हम पूरा कर सके, $40,000 यूनिट बनेगा महीने में, तो 40,000 के ऊपर हमको चेक करना है क्या प्राइसिंग मेरे को रखना चाहिए। सब लोग मॉक टेस्ट एकदम अटेंड करके बैठा है, ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए आप कॉन्फिडेंट लगते हैं अभी। नहीं तो पहले क्लास में आप लोग को यही डर था कि सर हम लोग पेपर ही कैसे कंप्लीट करेंगे। बट एग्जाम में प्लीज हड़बड़ी करके ऐसे 6.6 आंसर मत दीजिएगा विदाउट कैलकुलेटिंग। रीजन बोल रहा हूं, एक भी ऊपर एक भी यूनिट अगर चेंज हुआ ना तो सारा का सारा 6.6 धरा रह जाएगा जिन्होंने हड़बड़ी में आंसर दिया। प्लीज एग्जाम में कभी भी आंसर देख के याद आ गया हाँ वही होगा वो मत कीजिएगा, प्लीज कैलकुलेट कीजिएगा। दिस इज अ वार्निंग फ्रॉम माय साइड। हो सकता है एग्जाम में एक न्यूमेरिकल या एक फिगर चेंज कर दे और सब गलत हो जाए, प्लीज चेक कीजिएगा, ठीक है। मैं अभी कैलकुलेट कर देता हूं। पहले अपने कॉस्ट जोड़ते हैं 40,000 यूनिट का। 40,000 मटेरियल 3.25, वेरिएबल सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन 1.17, फिक्स्ड ओवरहेड 42,300, 29,900, ये सारा कॉस्ट लग रहा है। मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं। 40,000 इंटू 3.25 1,30,000, 40,000 इंटू 1.17 46,800 प्लस 1,30,000 प्लस 42,300 प्लस 29,900 249। ये 249 कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। मेरे को प्रॉफिट कमाना है 15,000, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? मेरा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? सर सेलिंग प्राइस होना चाहिए 264। ये 264 सेलिंग प्राइस है 40,000 यूनिट्स का। 264 सेलिंग प्राइस है 40,000 यूनिट का, तो पर यूनिट का सेलिंग प्राइस आ गया 6.6। पर यूनिट का सेलिंग प्राइस आ गया 6.6। आंसर गलत दिया हुआ है, ये 6.6 होगा, ए नहीं होगा, बी होगा, 6.6। ये एक तरीका है निकालने का। आपने कॉस्ट को सारे एडअप किया, आपने प्रॉफिट को जोड़ा, सेल्स निकला, सेल्स से डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स किया, तो आपका आ गया 6.6। दूसरा तरीका आप ऐसे चल सकते हो, आपने एक सेल्स को कंसीडर कर लिया, मान लो पहले 6.23, तो 40,000 इंटू 6.33 सेल्स आ गया, माइनस खर्चा करते जाओ, जिसमें तुम्हारा प्रॉफिट 15,000 बचे वो तुम्हारा सही सेल्स प्राइस है। जिसमें तुम्हारा प्रॉफिट 15,000 बचे वो तुम्हारा सेल्स सही प्राइस है। तो सेल्स तुमको मिल गया आंसर से, ट्रायल एंड एरर, माइनस कर दो सारा कॉस्ट, जिसमें तुम्हारा सही प्रॉफिट 15,000 आए वही तुम्हारा आंसर है। ये ट्रायल एंड एरर मेथड भी तुम यूज कर सकते हो, ये ट्रायल एंड एरर मेथड भी तुम यूज कर सकते हो। लिपिका समझा दिया, कॉस्ट ऐड किया, प्रॉफिट ऐड किया, टोटल सेल्स आ गया, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स किया, पर यूनिट सेलिंग प्राइस आ गया, पर यूनिट सेलिंग प्राइस आ गया। है क्या? शायद मैंने इतने ही क्वेश्चन ले रखे हैं। यहां पे एक बार किस इंडस्ट्री में कौन सा कॉस्ट लेंगे बता दीजिए, कंफ्यूजन होता है। प्लीज एक बार मेरा प्लीज एक बार मेरा कॉस्ट यूनिट वाला वीडियो देख लो। कॉस्ट में जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में मैंने एक पूरा इंस्टीट्यूट के मैट में ना एक टेबल बनाया हुआ है, उसके बाहर से नहीं पूछता है, वो टेबल को रीड कर लो, और मैंने क्लास में वो टेबल करवाया है। प्लीज एक बार उस चीज को चेक कर ले, उसको समझाने में टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और मेरा वीडियो डाला हुआ छोटे छोटे वीडियोस है, 20 मिनट का, आधी घंटे का, ऐसा ऐसा वीडियोस है, तो यू कैन इजीली सी कॉस्टिंग का सारा वीडियोस, टोटल पूरा कॉस्टिंग इन डेप्थ डाला हुआ है यूट्यूब में। तो जो जिस चीज में प्रॉब्लम हो रहा है उसका एक बार वीडियो अच्छी तरीके से देख लो। मैंने लास्ट क्लास भी बोला था, ग्रुप में बोला था कि आपको कॉस्टिंग का वीडियोस देख लेना अगर आपको कहीं वीक लगता है पोर्शंस। तो यहां पे
हम लोगों के चारों सेशंस कंप्लीट होते हैं। हम लोगों ने 4 सेशन टोटल 10 घंटे के आसपास का कंटेंट कवर किया होगा, 10 आवर्स या 9 आवर्स का कंटेंट कवर किया होगा। ऑलमोस्ट अराउंड 195 या 190 टू 200 क्वेश्चंस कवर किए हैं। प्लीज सिर्फ ये सेशन करने से नहीं होगा, ये सेशन वाज अ रिवीजन टेक्निक कि आपके साथ मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूं, किस तरीके से क्वेश्चन को फास्ट किया जा सकता है, एक बार टॉपिक का ओवरऑल रिवीजन हो जाए, क्वेश्चंस आप समझ सको, थ्योरी कैसे आंसर करना है, प्रैक्टिकल उसके लिए था। मॉक टेस्ट मिस ना करना। मॉक टेस्ट आर फ्री ऑन नवीन क्लासेस ऐप, खुद को करना है, अगर कोई दोस्त करना चाहता है आप सबको दे सकते हो। ये प्रैक्टिस सेशन मैंने नवीन क्लासेस ऐप में ऑलरेडी डाल दिया है, ठीक है। CMF प्रैक्टिस सेशन बोल के एक कोर्स बनाया हुआ है, आप उसमें ऐड कर लो, वो फ्री है। यूट्यूब चैनल में भी मैं अब रेगुलर बेसिस में एक एक दिन छोड़ के एक एक दिन अपडेट करते जाऊंगा, तो अगर कोई फ्रेंड नहीं किया उसको शेयर कर सकते हो आप, वो पब्लिक वीडियोस रहेंगे। मॉक टेस्ट का पहला तारीख 28 तारीख रहेगा, तो 28 तारीख को रेडी रहे। 1 घंटे का टाइम दूंगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिकल थ्योरी मिलाकर रहेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं 30 क्वेश्चन के आसपास, 25 से 30 मैं आपको थ्योरी दूंगा और 25 से 20 मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दूंगा। तो आपको उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करके आनी है। सर प्रिपरेशन कहाँ से करें हम लोग? सिर्फ प्रैक्टिस करके प्रिपरेशन करो, और कोई प्रिपरेशन करने का MCQ में तरीका नहीं है। बट अगर कोई चैप्टर लगता है वीक है कॉन्सेप्चुअल वाइज, तो प्लीज उसका रिवीजन वीडियोस रेफर कीजिए। मेरे सारे रिवीजन वीडियोस नवीन क्लासेस ऐप में डाले हुए हैं, अकाउंट्स के, मैथ्स के भी नवनीत सर के डाले हुए हैं, और मैं अभी लेटेस्ट रिवीजन वीडियोस जो ले रहा हूँ लेटेस्ट टर्म में, वो भी मैं धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे एक जगह। प्लीज आप उनको देख के पहले रिवाइज करो और फिर क्वेश्चंस में कूदो। अगर लगता है कोई चैप्टर वीक है, अगर लगता है नहीं सर सब रिवाइज किया हुआ है, तो सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ, आपको सारा काम हो जाएगा, अलग से कुछ नहीं करना होगा। सर थ्योरी के लिए क्या करें? MCQ प्रैक्टिस कीजिए, अलग से थ्योरी रटने से कुछ नहीं होगा। अकाउंट्स का बात कर रहा हूं, नहीं होगा। कॉस्टिंग के लिए जो मैंने आपको लास्ट 5 टर्म के पेपर करवा रखे हैं यूट्यूब पे, जो मैंने इंस्टीट्यूट का मैट आपको सॉल्व करा रखा है यूट्यूब पे, उसी को आपको रेफर करना है, आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अलग से कुछ देखने का जरूरत नहीं है। फोकस ऑन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ऑफ इंस्टीट्यूट जो वो आपको दे रहा है। 28 तारीख को सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। सर टाइम क्या होगा? मैं ग्रुप में आपको बता दूंगा व्हाट्सएप पे। 1 घंटे का टाइम रखूंगा। मैं चाहता हूं वही जो 10 से 12 का स्लॉट है ना, उसी में 10 से 11 वाला स्लॉट में ही आपका टेस्ट लूं, ताकि आप थोड़ा सा उससे अकस्टम्ड हो सके। तो प्लीज बी रेडी ऑन 28, सारे बच्चे टेस्ट दे। वो टेस्ट सिर्फ उसी दिन होगा 10 से 11, फिर मैं वो पेपर एक्सेस नहीं करने दूंगा आपको। 10 से 11 बजे के बीच में ही टेस्ट होगा। कोई दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, क्योंकि अगर आपके ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे तो आप निकल जाएंगे हाथ से। लगाम लगाना है तो 28 तारीख को उसी समय टेस्ट होगा। उसके बाद प्लीज मेरे से रिक्वेस्ट मत कीजिएगा सर आई वॉज नॉट एबल टू गिव द टेस्ट, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, आई वोंट बी एबल टू लिसन। कोई दोस्त देना चाहता है तो उसको भी बोल देना उसी टाइम पे टेस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये भी इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बार आप एग्जाम सेंटर में जाके नहीं दे रहे हो, घर पर दे रहे हो, तो पंक्चुअली आपके पास सब कुछ अवेलेबल हो, आप 1 घंटे का स्लॉट में अपना एग्जाम दो, तो ये आपके लिए करना जरूरी है। तो प्लीज उसी टाइम में एग्जाम देना, उसके बाद मेरे से रिक्वेस्ट मत करना। एग्जाम देते ही आपको आपका मार्क्स मिल जाएगा, आपने कितना स्कोर किया, उसका नीचे उसका आंसर्स भी आ जाएगा, कहाँ गलत है कहाँ सही है, तो आप वो सब चेक कर सकते हैं। तो प्लीज वो सारा काम आप कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो ग्रुप में रख दीजिएगा। आप लोग मैथ्स के डाउट ज्यादा पूछते हैं, आप लोग को मैथ्स में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, और क्योंकि बच्चे आंसर कर देते हैं तो मैं फिर इंटरफियर नहीं करता, क्योंकि आंसर आप लोग का हो ही जाता है। अगर ऐसा लगता है कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाया, मेरे को पर्सनली सेंड कर देना, मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर दीज वंडरफुल सेशंस। थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय। चलो टाटा।